भारतीय इतिहास और संस्कृति के इस दूसरे अध्याय में आज हम ब्राह्मण काल व्यवस्था के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि वेदों के पश्चात हमारे समाज में किस तरह 4 वर्णों का समावेश हुआ। आज आपके साथ एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली हूँ। मुझे आशा है हमारे पिछले अध्याय में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। आपने ईरानियों के बारे में जाना होगा, यूनान के बारे में जाना होगा और चीन के बारे में जाना होगा। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं ब्राह्मण काल व्यवस्था के। मेरा नाम है इति त्यागी और भारतीय इतिहास और संस्कृति के इस नए सफर में आप सबका बहुत स्वागत है। वेदों की रचना के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। इसके रचना काल के समय का साधारण ज्ञान इन वेदों से ही प्राप्त होता है। यह रचना काल महाभारत युद्ध समाप्ति के पश्चात से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार काल तक चलता है। ब्राह्मण ग्रंथ विशेष रूप से वैदिक साहित्य के ही आधार पर चुने हुए कुछ विशेष अंश हैं। ईरानी लोग मुख्य रूप से अग्नि की पूजा करते थे। अग्नि ही उनका मुख्य इष्ट देव था और उसकी पूजा उपासना उनका धर्म। अग्नि को मुख्य देवता मानने पर भी वे अग्नि को पशुओं की भेंट देने के विरुद्ध थे। पशु बलि का विधान उनके धर्म ग्रंथों में नहीं था। वे बलि देने से मानते थे कि पूजा स्थल अपवित्र होता है, अग्नि की पवित्र गरिमा नष्ट हो जाती है। आर्यों और अनार्यों के युद्ध के विषय में जो उल्लेख उपलब्ध है उसका आशय आर्यों और अनार्यों का युद्ध माना गया है। आर्य ईरानियों को स्पष्ट रूप से अनार्य कहते थे और मानते भी थे। आर्य युवक उपनयन पश्चात आचार्य के पास अध्ययनार्थ जाते थे। वे वहां ब्रह्मचर्य धर्मव्रत का पालन करते थे। वे अपने भोजनार्थ शिक्षा मांग कर लाते और गुरुजनों को भोजन सुविधाएं सौभाग्य एकत्रित करके खिलाते थे। कक्षा का पठन पाठन समाप्त होने के पश्चात आचार्य अनुशासन का विधान था। इसका विस्तृत विवरण तैत्तरीय उपनिषद से सतवाख्या उपलब्ध है। पिता को देवतुल्य माना जाता था। आचार्य को भी वही आदर प्रदान किया जाता था। गुरु शिष्य के इन आदर्शों का पाठ पढ़ाना और उनका पालन करने में पूर्ण योग देता था। आचार्य विद्यार्थी को धर्म पालन का आदेश देता और विद्यार्थी जीवन में पालन करना उसका कर्तव्य रहता था। भारतीय समाज मुख्य रूप से कृषि प्रधान था। शतपथ ब्राह्मण में जमीन जोतने, हल चलाना, खूंटी आरी चलाना व्यापारियों को श्रेष्ठ कहा जाता था। देश का व्यापार पर्याप्त समृद्ध था। यात्रा के लिए समुद्र पथ का भी प्रयोग किया जाता था। समुद्रों के जरिए व्यापारियों के काफले इधर उधर जाते और व्यापारिक माल लाद ले जाते थे। शिल्प और कलाओं का स्तर भी पर्याप्त उन्नत स्थिति में पहुंच गया था। उनसे पर्याप्त उन्नति के साधन उपलब्ध होते और पारंपरिक आदान प्रदान में बढ़ोतरी होती थी। राजा लोग शक्ति संपन्न होने पर भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके निमित्त यज्ञों का आयोजन करते थे। इन यज्ञों में विशेष रूप से शक्ति का प्रदर्शन प्रमुख रूप से किया जाता था। राजसूय यज्ञ, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों में शक्ति का मुक्त प्रदर्शन होता और विरोध करने वालों को युद्ध करना अनिवार्य बनता था। राजसूय यज्ञ का मुख्य अंग रथी की दौड़ होता था। इस दौड़ में राजा अपने रथ पर सवार होकर सबसे आगे रहता था। दौड़ के पश्चात राजा को तिलक किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में पहले सेना के साथ घोड़ा छोड़ा जाता था। घोड़ा विभिन्न राज्यों से होकर गुजरता और उसके साथ ऐलान होता कि अमुक राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। पूर्वी प्रदेशों में राजा को सम्राट कहकर पुकारा जाता था। पश्चिमी प्रदेश में उसे स्वराट कहते थे। उत्तरीय प्रदेशों में उसे विराट की संज्ञा दी गई और दक्षिण में ध्वज संबोधन को श्रेष्ठ माना गया। जो राजा चारों दिशाओं में अपनी विजय दुंदुभी बजाने में सक्षम होता था उसे एकराट अथवा सार्वभौम शासक कहा जाता था। राज दरबार के अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। महिषी, राज्य, ब्रह्म, सूत, सेनानीर, ब्राह्मणी, श्रामणी, संहिता, भागदुख, अक्षुकाय, सखा ये सभी लोग रत्नी की श्रेणियों में गण्य थे। इनमें से सब अधिकारी पुरोहित के अतिरिक्त
वैश्य वर्ग में आते थे। ग्रामणी भी वैश्य ही होता था। इसका चयन वैश्यों में से ही किया जाने लगा था। ब्राह्मण काल में आकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिमूर्ति की महत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि देखने में आती थी। त्रिमूर्ति की कल्पना का विकास इसी ब्राह्मण काल की देन है। इंद्र की उपासना का महत्व क्षीण होता जा रहा था। जैसे पहले आर्यों में इंद्र को विशेष देवता माना जाता था और उसकी पूजा की जाती थी, वैसा अब नहीं रह गया था। इंद्र की शक्ति क्षीणता के कुछ दृष्टांत भी पुराणों में मिलते हैं। आर्यों की मुख्य दैनिक भाषा संस्कृत थी। वे संस्कृत में बोलते और पारंपरिक वार्तालाप करते। ब्राह्मण काल तक वैदिक संस्कृत का ही न्यूनाधिक रूप में चलन रहा। वरन ब्राह्मण उत्तर काल में परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा। वैदिक संस्कृत के साथ साथ लौकिक संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ। इसका तीसरा रूप प्राकृत के रूप में उभरा, जो सामान्य जनता के प्रयोग की भाषा बनती गई। प्राकृत भाषाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय पाली भाषा रही। लोकप्रियता पाने का मुख्य कारण यह था कि यह भाषा संस्कृत के अधिक निकट है। पाली को हम संस्कृत का सरल रूप भी कह सकते हैं। वेदांगों और अतिरिक्त भारतीय दर्शन का निर्माण भी सूत्र शैली पर किया गया। कनाद के वैशेषिक सूत्र, गौतम के न्याय सूत्र, जैमिनी के मीमांसा सूत्र और बादरायण के वेदांत सूत्र प्रसिद्ध है। वेदांगों और दर्शनों का निर्माण सब ब्राह्मण उत्तर काल में हुआ। इन ग्रंथों की रचना इसी काल में हुई। सूत्र साहित्य में भारत की सामाजिक दशा का अच्छा चित्रण मिलता है। जिस समय इन सूत्रों की रचना की गई, उस समय वर्ण व्यवस्था लगभग पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के रूप निश्चित हो गए थे। इनके रूप पृथक पृथक थे। 3 वर्ण बने तो उनके साथ उनके कार्यों का भी विभाजन होने लगा। ब्राह्मण का कर्म पढ़ना पढ़ाना अर्थात अध्ययन करना और कराना हो गया। साहित्य से उनका सीधा संबंध बना, अर्थात ज्ञान पर उनका अधिकार जन्मजात माना जाने लगा। ब्राह्मण का काम यज्ञ करना, कराना और ज्ञान देने से लेकर दान दक्षिणा लेना होने लगा। क्षत्रियों ने प्रजा पालन कार्य ग्रहण किया। इसका अर्थ था कि राज्य की प्रशासन व्यवस्था उसके हाथ में आनी स्वाभाविक थी। वह एक प्रकार से शक्ति का स्रोत बन गया और अन्य सब कालांतर में उसके मुहावरे बनने की स्थिति में आ गए। जो व्यक्ति शक्ति का प्रयोग करता है वही वास्तव में प्रशासन अधिकारी है। वैश्य का कर्म खेती तथा वाणिज्य बना। उसका अर्थ था अर्थव्यवस्था का संचालन, राजा संपूर्ण संपत्ति, भूमि, कृषि और गायों का स्वामी बनना। इस काल तक तीनों वर्णों के वैदिक संबंध एक दूसरे के साथ चलते थे। चौथा वर्ण शूद्रों का बना, जिनका काम सेवा करना था। शिल्प में भी इन्हीं लोगों की प्रमुखता रही, जिससे वे छोटे छोटे काम धंधे इनके हाथों में आ गए, जैसे बढ़ई, सुनार, लोहार, नाई, धोबी इत्यादि। पानी के रूपक धोबी, तंतुवाय जुलाहा, तक्षक बढ़ई, अयस्कार लोहार इत्यादि इसी चौथी जाति के क्षेत्र में आते हैं। ऋग्वेद कालीन आर्यों की सृष्टि से पटरी न बैठती थी, क्योंकि वे अन्य धर्मावलंबी थे। धीरे धीरे जैसे शूद्र जाति के लोग आर्यों में रल मिल गए, आर्यों का विरोध उनकी ओर से समाप्त हो गया और उन्हें शूद्र कहकर समाज का चौथा अंग बना दिया गया। ब्राह्मण काल में आज मेरे से बस इतना ही। अगले अध्याय में हम मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे। आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी कोशिश, जिसमें मैं भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में आपको जो भी जानकारी है वो दे रही हूँ, आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।